दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो माय नेम इज पुष्पिंदर सिंह। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी चैप्टर की तरह आपको हर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स की हर चैप्टर की वीडियो इस चैनल पे मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, माइक्रो वर्ड का मीनिंग है स्मॉल। यानी क्लास 11 के अंदर हम हर टॉपिक पर बात जो करेंगे वो स्मॉल में करेंगे, डिटेल में नहीं करने वाले। डिटेल में कहाँ करेंगे, क्लास 12। ठीक है। तो माइक्रो का मीन क्या है, स्मॉल। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो किस वर्ड से बना है दोस्तों, इकोनॉमी। किससे बना है, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से एक पर्सन को वर्क मिलता है और उससे उसकी अर्निंग होती है। देखते हैं डिफाइन। इट्स रेफर आ सिस्टम विच प्रोवाइड द मीन्स टू वर्क एज अर्न लिविंग। यानी पहले वर्क मिले फिर उससे उसकी अर्निंग हो, इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। जब किसी पर्सन की अर्निंग होती है और वो जाके कहाँ कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम में, तो उसी से क्या बनती है, इकोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब है दूसरा वर्ड, स्कैरसिटी। दोस्तों, स्कैरसिटी वर्ड का मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो एज कम्पेयर टू द डिमांड। यानी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, सॉरी डिमांड ज़्यादा है मगर सप्लाई कम है। ऐसी बहुत सी सिचुएशन में देखा जाता है, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जिनकी क्या है, डिमांड तो ज़्यादा हो रही है मगर सप्लाई कम हो पा रही है। तो इट्स रेफर टू अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, ये इसकी क्या हुई, डिफाइंड। फिर इसके बाद है इकोनॉमी प्रॉब्लम। दोस्तों, इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिलती हैं कि ये सबसे पहले तो यही होगी कि स्कैरसिटी। यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज़ की इतनी डिमांड हो जाती है कि उसकी सप्लाई जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसकी रीजंस क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क इम्पोर्टेंट में कर सकते हैं कि क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहला है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये मैंने बताया स्कैरसिटी, तो इसका मीनिंग क्या था, यानी सप्लाई का कमी होना डिमांड के कंपेयर। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ही एक सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमी प्रॉब्लम का। यानी रिसोर्सेज कम है हमारे पास और लोगों के क्या है, बहुत चीज़ें बनाते हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत सी ह्यूमन बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इतने रिसोर्सेज नहीं है दोस्तों कि हम उससे सारी चीज़ों को बना सकें। ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन डिमांड्स। ह्यूमन डिमांड्स क्या है दोस्तों, यानी हम और आपकी इच्छाएं। दोस्त, इंसान की इतनी इच्छाएं बढ़ गई हैं कि उसका कभी एंड नहीं होता, नेवर एंडिंग। आज अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो कल आपकी 2 लाख की इच्छा होगी, कल 2 लाख कमाएंगे तो फिर 10 लाख की होगी। यानी आपकी जो ह्यूमन वांट्स है वो कभी एंड नहीं होगी। टाइम जितना आपको बढ़ेगी इनकम, उतनी आपके ह्यूमन वांट्स बढ़ने लगते हैं। तो ये दूसरा रीजन हो जाता है किसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है दोस्तों, किसी भी रिसोर्स का या किसी भी प्रोडक्ट का तरह तरह से यूज करना है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। प्लास्टिक के दोस्तों कितने सारे यूजेस हैं, कितनी चीज़ें बनती है प्लास्टिक से। तो क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कई प्रकार से उसके यूजेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यही 3 रीजन थे जो कि इकोनॉमी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, अगर इकोनॉमी के अंदर अभी हमने देखी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आज कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो तो हो जाती है पॉजिटिव इकोनॉमी। और अगर कैसे सॉल्व करा जाना चाहिए तो वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। यानी फॉर एग्जांपल आज अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं तो आप सोच रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इनको इंक्रीज किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव इकोनॉमी।
और आपने उस पर वर्क करना चालू किया, यानी काम भी चालू कर दिया और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सोचा जाता है कि इस काम को ऐसा कर देना चाहिए। जैसे आज की डेट में इंडिया के अंदर इनकम की इनइक्वलेशन बहुत है, यानी किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। तो अगर इस बात पर सोचा जाए, इस बात पर हम एज्यूम करें कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे रिमूव किया जाए, तो वो तो हो जाती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी। और ये अगर हम आगे लॉन्ग टाइम की सोच रहे हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, इन इनकम इनइक्वलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए, शुड आ रहा है यहाँ पे, शुड बी रिमूव्ड, तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसमें जब पॉजिटिव और इकोनॉमी में, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में इतना अंतर हो जाता है कि ये आज की डेटा पे बेस्ड है, यानी जो एक्चुअली प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें वो पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर देखा जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, खाली एज्यूम करा जाता है, इसमें कोई एक्चुअल वेरीफाइड डाटा नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है अगला माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो तो मैंने आपको बता ही दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इंडिविजुअल की इनकम के बारे में, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, यानी यहाँ किसकी बात होने वाली है, एक की, इंडिविजुअल की। ठीक है, तो द टर्म हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, माइक्रोस वर्ड, जिसका मतलब ही क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, इसके बाद है एक डील द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, जो मैंने आपको बताया, यानी किस में डील करता है, इंडिविजुअल यूनिट में। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर इसके टूल्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। एक इकोनॉमी के अंदर होता ही क्या है, डिमांड होती है, दूसरा सप्लाई होता है। तो इसके टूल्स क्या है, एक डिमांड हो गया, एक सप्लाई हो गया। वो एग्जाम्पल हो जाती है इसकी इंडिविजुअल इनकम। इसके अंदर क्या देखते हैं, किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल इनकम। ठीक है, इसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी ग्रीक से ही ड्राइव हुआ, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। क्या होता है दोस्तों, लार्ज, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 के अंदर। ठीक है, इट डील द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज होल। इसमें जितनी भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी मार्केटर हैं, जितने भी सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सबकी बात की जाती है। तो क्या है, इट डील द एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट का मतलब क्या है दोस्तों, एक साथ इकट्ठा होना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, वो क्या होता है, एग्रीगेट। तो द टूल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इसके टूल्स भी क्या हो जाते हैं, इसके टूल्स क्या आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ओनली। इसके टूल्स क्या हैं, एग्रीगेट, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसके बाद है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल इनकम, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम के बारे में, जबकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा, इंडिविजुअल इनकम के बारे में। तो ये थे कुछ डिफरेंस और ये कुछ दो टॉपिक, इनको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ लिए थे कि क्या रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अब देखेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी वो क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, मुख्य प्रॉब्लम है जो कि एक इकोनॉमी के अंदर देखी जाती हैं, सीन करी जाती हैं। तो पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट माने क्या बनाया जाए, यानी क्या बनाया जाए। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना दें उठा के, हमें एक ऐसा तो प्रोडक्ट बनाना है जो कि क्या करे, मोर पीपल्स की डिमांड को फुलफिल करे, जिससे क्या हो कि मोर लोगों की डिमांड फुलफिल होगी तो रिसोर्सेज कम यूजेस होंगे और रिसोर्सेज का एक सही यूजेस होगा। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम लेके आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाया जाए। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमने ये भी चूज़ किया कि व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या बनाया जाए। अब ये देखा जाता है कि किससे बनाया जाए, यानी हाउ माने किससे। हाउ, अब किससे का मतलब है, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। पहली होती है लेबर इंटेंसिव। क्या होती है पहली, लेबर इंटेंसिव। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहली होती है दोस्तों लेबर इंटेंसिव। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये होती है लेबर इंटेंसिव। अभी इसमें क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा क्या यूज करते हैं, लेबर, जो कि इंडिया में ज़्यादातर यूज होती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशन है। अगर हम लेबर इंटेंसिव कैपिटल यूज ना करेंगे तो क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव।
कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, मशीनरी, यानी जहाँ पर ज़्यादा मशीनरीज को यूज करके किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। जैसे डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मशीनरी का यूज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल्स, क्योंकि वहाँ पर लोग भी कम हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी फुलफिल है। तो वहाँ पर हम वहाँ पे क्या यूज़ करा जाता है, कैपिटल इंटेंसिव। वाई? क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्ट सस्ता बनता है, कम टाइम में बनता है, इसलिए वहाँ का यूज होता है कैपिटल इंटेंसिव। और इंडिया में लाइक क्या यूज होता है, लेबर इंटेंसिव, यानी लेबर का यूज ज़्यादा करते हैं। रीज़न क्या है, यही है दोस्तों कि ना तो इतनी हमारे पास टेक्निक्स है, ना इतनी मशीनरीज है, और सेकंड रीजन, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए बनाया जा रहा है। जो मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ वो किसको टारगेट करके बना रहा हूँ, वो ज़्यादा रिच लोगों के लिए बन रहा है, या मिडिल लोगों के लिए बनाया जा रहा है, या फिर स्मॉल या फिर गरीब कहें उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसको टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो ये हो गई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द कॉस्ट, यानी फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉय हैं, आपको कहीं से 2 या 3 अपॉर्चुनिटी आती है जॉब की, ठीक है। पहला है जो आपको 40,000 पर मंथ की ऑफर करता है, सेकंड है जो आपको 35,000 पर मंथ ऑफर करता है, थर्ड है जो आपको 30 ही करता है। आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर उसकी फैसिलिटी भी अच्छी हो, सब काम अच्छा हो, सैलरी भी अच्छी है, तो आप वहीं जाएंगे 40,000 पर मंथ वाली पे, यानी ए वाली पे। फिर होती है कि अगर किसी भी रीजन, एनी रीजन आपको वहाँ पसंद नहीं आता, या फिर आपकी जॉब वहाँ से छूट जाए, आपको वहाँ किसी भी एनी रिडक्शन आप वहाँ वर्क ना कर पाए, तो आप किस जॉब को करना पसंद करेंगे, आप करेंगे बी वाली को, यानी बी को। जो बी वाली जॉब है वही क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जो हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों ये क्या है, ये जनरली क्या है, हम यहाँ पर कर्व की ही बात करते हैं, पीपीसी। पीपीसी रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। 2 गुड्स को बनाया जा सके जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजीज है, उसमें कितने 2 गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस किया जाए, यही हम पीपीसी कर्व पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। यानी हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड अमाउंट में है, उन्हीं से हमको क्या बनाना है, 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है, इसी को क्या बोलते हैं, पीपीसी। तो दोस्तों चैप्टर है एंडिंग की तरफ, आप नोट करना चाहते हैं नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पीपीसी का कर्व देखते हैं, उसके कुछ एजप्शन कैरेक्टरिस्टिक, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों करते हैं चैप्टर को एंडिंग की तरफ और देखते हैं अपना पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए मैंने आपके सामने एक ग्राफ दिया है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या ली है मैंने, ABCDEFG। ग्राफ आपने बहुत बनाए होंगे, कुछ भी नहीं होता ग्राफ में, बहुत ही ईजी होते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है 2, एक गन का लिया है, एक बटर का लिया है। सपोज करिए कि पहली एक क्वांटिटी में कोई भी फर्म है जो कि कितनी गन्स बनाता था, 21, ठीक है, 21 बनाता था। जब वो अपने सारे रिसोर्सेज, सारी टेक्नोलॉजी किस पर लगा देता है, खाली गन्स बनाने में, तो वो दूसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाता है। तो इससे क्या होता है, जो दूसरा प्रोडक्ट था हमने जो लिया बटर, वो क्या था, जीरो, क्या था, जीरो, क्योंकि पहले भी वो सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अपनी इन्वेस्ट कर देता है, खर्च कर देता है। सेकेंड है बी, जब उसने गन्स को 21 से 20 बनाना स्टार्ट किया, किससे, 21 से 20 पर आ गया, यानी 1 जो प्रोडक्ट से क्वांटिटी में, नंबर ऑफ क्वांटिटी में उसने जो कम कर दिए, तो हमारे बटर की क्वांटिटी भी अब बनने लगी। जो रिसोर्सेज यहाँ 1 के जो कम कर रहे हैं वो कहाँ लगा दिए गए, दूसरे पर। इसी तरह फिर नीचे आए तो फिर 18 बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी अब और 2 कम कर दिए, तो वो 2 वाले रिसोर्सेज कहाँ लग गए, बटर पर। अब बटर में और 2 बनने स्टार्ट हो गए। फिर इसी तरह नीचे आए तो 15 हो गए। फिर जब 3 कम कर दिए तो 3 का क्या बनने लगे, बटर बनने लगे। यानी जितने जितने रिसोर्सेज वो उधर से कम करता है एक प्रोडक्ट के, उधर की तरफ बढ़ा देता है अपने दूसरे प्रोडक्ट में। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी आप अपनी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ही टाइम पर कितने उन्हीं से क्या कर सकते हैं, 2 प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। उसी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ से घबराना नहीं है, और पेपर में भी इसी तरह से बेटर ग्राफ बनाएंगे हम, जैसे अभी बनाने वाले हैं। हमने कुछ नहीं, सिंपल अभी तो क्या लिए हैं, नंबर्स लिए हैं, जैसे ग्राफ के लिए लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बटर के हो गए, और 3 6 9 इनका एक रेशियो बन जाएगा। मतलब जो नंबर इनमें आ जाएंगे, ऐसे नंबर लिए जाते हैं जो कि ये नंबर उनमें आ रहे हों, उसी टाइप से एक सूटेबल टेबल कहूँ तो वो लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गन्स का होगा। ठीक है, अब देखिए 0 जब बटर थे, यानी जब बटर कितने थे 0, तो मेरी गन्स कितनी थी 21, यानी 0 पर कितनी थी 21, तो यहाँ पर दिया हमने। फिर जब मेरी बटर है 1 बननी स्टार्ट हुई, तो मेरी गन्स कितनी थी 20, बल्स पे कितनी थी 20, तो 20 कहीं यहाँ मार लेता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, सॉरी 20 कहीं यहाँ पे हो, यहाँ पे तो 1 यहाँ है, इसको चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 2 पे कितनी है 18, तो 2 ये और 18 ये हमारा, तो यहाँ से ये अपना 18 आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 पर कितनी हो गई 15, 3 पर, और ये आपकी 3 पर हो गया 15। ठीक है, 4 पर कितना हो गया, 4 पर 11 कहीं नहीं होगा, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, 5 पर, 5 पे 6 है, तो 6 हमारा ये रहा, और 6 पर कितनी है 0, यानी है। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ग्राफ को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आई होप आपको ये बनाना आया हो, नहीं आया फिर एक बार बताता हूँ। 0 पर 0 बटर थे, तो बटर 0 ले लिए। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, 0 तो कोई है नहीं, मतलब वैल्यू नील है। फिर 0 पर 21 थे, तो 21 यहाँ कर लिया। फिर 1 पे जब 1 बटर थे, तो 1 बटर ये रहा। फिर 21 देखेंगे, 20 कहाँ है, 1 पे कितना है 20, तो 20 कहीं यहीं होगा इसके आसपास। इसी की क्या लेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट आउट कर देते हैं दूसरे को। ठीक है, इस तरह से क्या होता है ग्राफ। अभी अब आगे करते रहेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये मैंने जो अब इसी से जो हमारा ये ग्राफ बना है, इसी से क्या बनेंगी इसकी प्रॉपर्टीज। तो आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहली प्रॉपर्टी है पीपीसी की, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, यानी जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कि पहले 21 था, फिर ये पॉइंट नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, यानी ग्राफ जो है नीचे की तरफ बढ़ा है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ। तो ऐसा कब होता है, कहीं भी अगर ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड दिखा रहा है, यानी वो नीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ क्या होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, यानी उन दोनों की हमेशा लड़ाई चलेगी। लड़ाई से क्या मतलब है दोस्तों, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो आपस की बात में लड़ाई होगी। ठीक है, तो इसलिए किससे आ रहेंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप से। कहीं भी अगर डाउनवर्ड क्या है ग्राफ बनता है, तो वहाँ पर क्या होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो पीपीसी का अब इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है, जब 21 था, अभी तो यहाँ नील था, कुछ नहीं है, अब बटर बढ़ने लगा, बटर बढ़ने लगा, बनने लगा, कंपनी में बनने लगा, तो क्या हो गया, गन कम होने लगी, यानी एक बढ़ता है तो एक कम होता है, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। ठीक है, फिर और बढ़ गया बटर, तो ये और कम हो गया, यानी इन दोनों भाइयों में क्या चलता रहा, हमेशा लड़ाई चलती रही, एक बढ़ा तो एक घटा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या आता है, इनवर्स रिलेशनशिप। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर है पीपीसी कॉनकेव शेप, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा दोस्तों, मगर यहाँ ज़्यादा फिजिक्स नहीं लगानी क्योंकि हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं। देखिए कॉनकेव शेप का मतलब क्या होता है, कॉनकेव शेप होती है ये, ठीक है, और कॉन्वेक्स शेप होती है ये। तो आप देख रहे हो कुछ इस टाइप से शेप बन रही है यूँ करके, यानी कॉनकेव, तो इसको रख कर दो, तो कैसे बननी है, कॉनकेव। कॉनकेव शेप क्यों बनती है, ठीक है, लॉजिक यानी, तो ये एमओसी था बेचारा, एमओसी, ये क्या होता है, इससे बनती है कॉनकेव शेप। एमओसी की डेफिनेशन होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्या होती है, मार्जिनल
एम से क्या है मार्जिनल, ओ से क्या है अपॉर्चुनिटी और सी से कॉस्ट। ठीक है, आप इसमें लिख भी सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी जब आपने देखा होगा एक बढ़ रहा था तो एक कम हो रहा था, यानी इनवर्स रिलेशनशिप थी। तो ये जितना जितना ये बढ़ रहा, जब कैसे बढ़ रहा था, ये कम हो रहा था, ये गेन हो रहा था। तो दोस्तों जब ये गेन हो रहा है, यही गेनिंग क्या कहलाती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी समझिए ये 20 था, ये 1 था, इसने क्या गेन करा, इसने 1 गेन करा। मार्जिनल का मतलब ही क्या है दोस्तों, गेनिंग या एडिशनल। क्या मतलब है, एडिशनल कह सकते हैं आप यहाँ तो, या फिर आप गेनिंग कह सकते हैं। इस वर्ड का मतलब ही यही है। अब इसने इससे कितना गेन कर लिया 1, इससे कितना गेन कर लिया 2, इससे कितना गेन कर लिया 3। तो यही क्या है एमओसी। इसी की वजह से क्या बनता है कॉनकेव शेप्ड। जब एमओसी बढ़ता है, हमेशा अगर एमओसी बढ़ेगा, यहाँ क्या बढ़ता है एमओसी इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी एक सीरीज में बढ़ रहा है। और जब एमओसी इंक्रीज करता है तो वहाँ पर क्या शेप बनती है कॉनकेव। अदरवाइज एमओसी डिक्रीज हो तो क्या बनेगी कॉन्वेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। फिर एक लास्ट टॉपिक है अजैप्शंस, वो पढ़ते हैं और चैप्टर को करते हैं दोस्तों। अजैप्शंस यानी पेपर में ये पूछ लिया जाता है दोस्तों अक्सर कि आपने किन एजम्पशंस को यानी क्या मानते हुए अपने पीपीसी को, अपने इस कर्व को, ग्राफ को बनाया है। तो देखिए पहला है, हमने ये माना है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स। यानी जो रिसोर्सेज हैं किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उनका जो अमाउंट है वो क्या है फिक्स। हमने एक फिक्स रिसोर्स लिए थे, ठीक है। व्हाट दीज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर। हमने क्या माना कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो रिसोर्सेज क्या है फिक्स है, ना कम है ना ज़्यादा है। उन्हीं की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक से दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनसे एक ही प्रोडक्ट बना दें, ठीक है, एक ही काम पर सारी शक्ति लगा दें, या फिर उसको डाइवर्ट कर दें, उन्हीं में से कुछ रिसोर्सेज बचाकर दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर दें। तो पहले हमने यही तो माना था, ठीक है। दूसरा है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली ऑफ टू कैन बी प्रोड्यूस। हमने पीपीसी ये मानते हुए बनाया कि उन रिसोर्सेज की हेल्प से हम दो ही गुड्स बना सकते हैं। हमने ऐसा पीपीसी में माना था, ठीक है, क्योंकि 3 बनाएंगे तो ग्राफ भी थोड़ा अजीब हो जाएगा, है ना। तो पीपीसी को हमने क्या मानते हुए बनाया कि हम 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो थी वो हमने कांस्टेंट रखी, यानी सेम रखी, उसमें और उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाए, बस उसको क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ है द रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। और जो रिसोर्सेज थे उनका हमने क्या करा, फुल यूज करा, उनको यूटिलाइज करा। एक से दूसरे पे भी गए तो वहाँ भी उनका यूज करा। जो बचे थे मतलब एक से बचाए वो दूसरे पर लगा दिए, यानी फुल क्या कर लिया यूटिलाइज कर लिया। तो ये थे अजैप्शंस, आप इनको नोट कर सकते हैं। पेपर में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं किन एजम्पशंस आपने ग्राफ बनाया है तो आपने क्या माना है, कैसे बनाया है, तो ये वही तरीका बता रहा है। लास्ट एक टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि अगर ग्राफ का भी जैसे आपका ग्राफ है बहुत, ठीक है, अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा कोई ग्राफ होता है, ठीक है, अगर ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, यानी जैसे इधर आ जाए तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हमारे आगे चैप्टर्स में काम आएगा। अभी इसका कुछ ऐसा काम नहीं था खास, मैंने आपको फिर भी बता दिया है। आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे और गहराई में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से ये चैप्टर हो जाता है बिल्कुल क्लोज। मैंने इस चैप्टर में आपको डिटेल में बात करी, कोई भी कॉन्सेप्ट थॉट से नहीं समझाया, और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जब तक करते रहिए इसी तरह, पढ़ाई करते रहिए, मौज करते रहिए, एंड वी आर टू गुड। आई विश यू। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड।